हम लोग काम करेंगे. The first event that we will be discussing is the Industrial Revolution. अच्छा, कहाँ तक नहीं काम करना था, यहाँ तक ना. इसमें क्या क्या सब टॉपिक है, क्या क्या तुम लोग को आइडिया लेना है. Why और how Industrial revolution took place. That means in short इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, the causes और the platform. जब भी आंसर राइटिंग करोगे तुम लोग, कोई भी जो आंसर राइटिंग कुछ प्रैक्टिस करा है तुम लोगों ने, राइट. देखो, कोई भी मेंस का अगर सवाल देखते हो, उसमें एक जेनरिक स्टेटमेंट होता है, राइट. उसको हम लोग बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट. अब थीसिस स्टेटमेंट के साथ एक अपेंडेज होता है, एक्सटेंशन होता है. तुम लोगों ने कुछ कुछ एक्सटेंशन के बारे में ऑलरेडी जानते हो. क्रिटिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिन, एलाबोरेट, इलुसिडेट, कमेंट, है कि नहीं. अब उसके आधार पे हम लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. जिस हिसाब से वो स्टेटमेंट दिया जाता है, हमें रिएक्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंशन. अब रिएक्ट करने से पहले हमें एक फोकल पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है, एक्चुअली सवाल क्या बोल रहा है, और उसे तोड़ ताड़ के स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है. मतलब घुमा फिरा के जहां कहीं होना तो यही होगा ना, राइट. सो दे विल आइदर आस्क कॉजेस और प्लेटफॉर्म इन ए नंबर ऑफ वेज, लेकिन पूछेगा वो कॉजेस और प्लेटफॉर्म ही. देखो, जो प्रीवियस पैटर्न था यूपीएससी का, उसके बाद चेंज होके जो नया पैटर्न आया, ताम झाम बहुत होगा, लेकिन अंदर जो एसेंस होता है वही घूम फिर के वही वापस. तुम लोग को एसेंस पकड़ पाना, ये एक आर्ट है. धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तुम बाकी सेगमेंट में इसे अप्लाई कर सकते हो, राइट. So that is the causes and the platform behind the industrial revolution. Next, another context can be why. अच्छा, why industrial revolution could not happen in India. Why industrial revolution could not happen in India. दूसरा, sorry, third dimension, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इन शॉर्ट हम लोग यही लिखेंगे. हॉल में एक्रोनिम्स अवॉइड करना, अगर करना भी है तो एक बार बता देना, हैज फॉरवर्ड मेंशन एट दिस. इंटरनेशनल रिलेशंस इन अदर कंट्रीज. इसका एक ब्रीफ कहानी की तरह मैं शेयर करूंगा. फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूके तो ऑलरेडी हम लोग देखेंगे ही. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन मानो यूएसएसआर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूएस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जर्मनी, राइट. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान, एक ईस्टर्न एशियन कंट्री भी देखना चाहिए. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान, यूएसएसआर, यूएस, जर्मनी, जापान. ठीक है. एंड देन विल लर्न अबाउट, लास्ट में लिख रहा हूँ लेकिन वो जगह नहीं है तो ऊपर लिख रहा हूँ. विल मेक ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन, critical examination of industrial revolution, राइट. बहुत सारे हो सकता है, अगर ऑप्शनल लेते हो तब और ज्यादा डायमेंशन जाएगा. फॉर एग्जांपल, द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस, रेस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सबको मैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन में कहानी की तरह एक एलाबोरेट बातें करेंगे, तो आई होप यू विल हैव ए क्लैरिटी, राइट. ये लिख लिया.
लेट्स बिगिन। एक एक करके सवाल मुझे बताते जाना क्या क्या लिखवाया हूं। हम लोग पहले बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन एंड डायमेंशंस। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं, इट बिगैन इन 18th century. It began in 18th century यूरोप। डेफिनेशन का पहला पर्सपेक्टिव, जहां पर मैंने देखो टारगेट करा किसको? टाइम को, उसके बाद स्पेस को। 18th century यूरोप। नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? व्हाट डज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन? इट मेंट रिप्लेसमेंट ऑफ muscle energy. This is again very very important. Muscle energy with other alternatives, especially coal. मतलब पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ किसको? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मतलब दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट मैंने बनाया एनर्जी, दूसरा डायमेंशन क्या है? एंड ऑल्सो रिप्लेसमेंट ऑफ मसल एनर्जी एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ handheld tools with machine tools. These are the two elements. ये मैंने क्यों डिफाइन करा बताओ? कोई भी सवाल होगा जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर काम करना है, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा। दैट्स इट। मैकेनिकली इसको चिपका देना है। यू विल फाइंड दैट एंड यू विल राइट दैट। राइट, मानो पर्पस समझ में आया? मतलब दो कंपोनेंट मैंने बताया, एक है रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो and the replacement of tools. राइट, ये हो गया। किसी भी इसमें क्वेरी है, कुछ पूछना है? अब देखो, डायमेंशंस की बात कर रहा हूं मैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इट इज नॉट टेक्निकली ए रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? चेंज तो है, दैट इज ओपन एट समथिंग। रेवोल्यूशन के फॉर एग्जांपल अमेरिकन रेवोल्यूशन चालू हुआ था, डिबेट्स हैं, लेकिन 1770s शुरू हुआ, खत्म हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 आसपास इर्द गिर्द 1790s खत्म हो गया। तो अगेन इस तरीके से ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलो, कुछ बोलो, स्टार्ट एंड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म हुआ नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी भी चल ही रहा है। यस। तो इसको समझाने के लिए इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू, इसको अगर समझना हो तो इमेजिन दैट यू क्लोज योर आईज एंड वेक अप एट मानो 1820 या 1720। आंख बंद करते हो जो, या फिर जो 1820 का है आंख बंद करता है वो आंख खोलता है 1920 में। दैट इज एक्सट्रीमली डिफरेंट। फंडामेंटली मानो अगर 1220 की बात करो, 1320 की बात करो, 1420 की बात करो, कुछ चेंजेस है? नहीं, फंडामेंटल चेंज नहीं।
एंशिएंट और मीडिएवल के बीच में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं। लेकिन अचानक जो है, तुम्हारे ही जनरेशन में, मानो 90s के तुम लोगों में से कोई-कोई है, आँख बंद करा और 2010 में ही आ गए, 10 साल के अंदर। यू विल बी कंप्लीटली मानो फॉर ए पर्सन हू हैज़ नेवर सीन द यूसेज ऑफ अ हेड ईयरफ़ोन और अकेले बात कर रहा है। मेट्रो में पीछे मुड़ के जो है अकेले बात कर रहा है। For that person who does not know what an earphone is or an earbud is, for him that is an insane person. उसको अस्पताल ले जाता हूँ। भाई ठीक नहीं है। Right? That is what technology does to us. It's a fundamental change, a radical shift. Everything. ये classroom में there is so much of industrial revolution. The light, क्या बता the color in the garments, the mass production. तुम लोग कपड़ों में इतने रंग हैं. The wearing of spectacles. I was sick and I got medicine, cheap medicine. So again, shoes for such are today's culture is driven by choice, consumption, not compulsion. So yeah, this is the entire outcome of industrial revolution. That is why it is the most phenomenal of them all. आज जितना भी societal change है, जितना भी government में change है, जितना भी ideas में philosophy, it is directly or indirectly a product of industrial revolution, right? Again, still continues. दूसरा डायमेंशन ये समझना है तुम्हें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल सिस्टमैटिक चेंजेस नॉट बिग रेडिकल रिफॉर्म्स। ये बात आया समझ में? अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ऑन द आइडिया ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड pursuit to happiness given by Thomas Jefferson. So according to John Locke, life, liberty and right to property. राइट तो तुम लोग तो ऑप्शनल वाले हो तो संभल के चलना पड़ेगा, मुझे इधर उधर नहीं बोल सकता। तो जेफरसन के ये आइडिया है, मानो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो दीज आर रेडिकल आइडियाज, चाहे रूसो हो, चाहे मोंटेस्क्यू हो, वोल्टेयर हो। तो अगेन इसमें कुछ आइडिया है नहीं। इसमें मानो एक स्पिनिंग फ्लाइंग शटल है, वीविंग का स्पीड बढ़ाया, उसके बाद कोई हल्का सा ट्वीकिंग करा, उसके बाद कोई वाटर फ्रेम के साथ ऐड कर दिया, हल्का फुल्का छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं एंड होते होते बिग चेंज विजिबल हो रहा है। तो दैट इज व्हाट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज। सबका कंट्रीब्यूशन है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, स्मॉल आर्टिजन्स। कोई डिसिप्लिन नहीं हुआ करता था जैसे तुम लोगों में से कोई है, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कुछ ऐसे सेपरेट कोई डिसिप्लिन नहीं हुआ करता था। तो आज जैसे कि सेपरेट डिसिप्लिन है हमारे पास, राइट? आइडियोलॉजी देखो, आइडियोलॉजी आप ध्यान से समझना। हम लोग जब कभी ट्रेस करते हैं, वी वांट टू ग्लोरीफाई, देन वी ट्रेस इट विथ आइडियाज। तो यहाँ पे रेनेसा जो है दैट इज हैपनिंग इन 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी उसके बाद रेनेसा को ग्लोरीफाई कब करा गया था? कॉलोनियल हिस्टोरियंस डिड दैट एंड रेनेसा वाज हैपनिंग फॉर ओवर मोर देन a century. If something is happening for more than a century, will it be called as a revolution? नहीं ना। हम लोग देखो, मैं मानो तुम्हारे ब्रेन को शेप करने के लिए 1 घंटा कंटीन्यूअस तुम्हें मैं रिवॉल्यूशनरी आइडियाज के बारे में पढ़ाया, बट दैट वाज हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 200 इयर्स। लेकिन इफ यू लर्न इट इन अ कंसोलिडेटेड लेक्चर फॉर्म, यू विल थिंक इट इज अ रिवॉल्यूशन। इज इट ट्रूली अ रिवॉल्यूशन? नॉट रियली। वही रेनेसा जो है, उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है। ये तुम लोग पढ़े हुए मुझे लगता है। उसके बाद मानो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है इन द पॉलिटिकल फ्रंट। उसके बाद एनलाइटनमेंट होता है। एनलाइटनमेंट को इट इज द क्लोजेस्ट टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट इज मच डिस्टेंट फ्रॉम साइंटिफिक एंड द रेनेसा पीरियड। With the advent of humanism, whatever, after that we have scientific revolution, we have declined of Buddhism, we have organic rising here. हाँ, after that, so उसके बाद revolution has been underway. That is a significant watershed moment. That was the invention of the steam engine that came about. अच्छा मुझे एक बात बताओ, with the development of मानो फाइनेंस कैपिटलिज्म या यूरोपियन कैपिटलिज्म, उससे मैंने रेलवे डेवलप करा, या रेलवे जो डेवलप करा तब कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल चेंजेस आए? पहले आइडिया आता है या फिर
पहले इवेंट्स होते हैं, इंटरलिंक्ड है, आई अंडरस्टैंड। देखो पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन की ज़रूरत ही जैसी थी, उसके हिसाब से रेवोल्यूशन हुआ। आई ऑल्सो सी फर्स्ट अगेन इसको हम लोग ऐसे नहीं बना सकते चिकन एंड एग थ्योरी हो जाएगा, राइट? तो कौन कहे पैसे पहले कैसे आए नहीं बता सकता। बट यहाँ पे आई एम प्रायोरिटाइजिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो फॉर एग्जांपल आई इमीडिएटली ट्रेस इट टू एनलाइटनमेंट। अब एनलाइटनमेंट फंडामेंटल कोर क्या होता है एनलाइटनमेंट का? रीजनिंग, आइडिया ऑफ रीजन या फिर इम्पीरिसिज्म, राइट? इम्पीरिसिज्म मतलब मुझे चेक करना है, मुझे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है, उसके डेटा को मुझे यस रिकॉर्ड करना है, डेटा को कहाँ पे इट वेंट रॉन्ग, उसका फिर से हैव टू रिक्रिएट द एंटायर थिंग, and wherever it went south or not, I have to change, make some adjustments, and keep on moving forward. This is the entire idea of enlightenment, the idea of reasoning, the idea of scientific observation, and so on. तो इस तरीके से एक multifaceted nature है, not try to understand one leading to other or other leading to one, right? देखो next I'll be discussing about the causes of the platform or the platform. देखो ये आंसर बनाने के लिए कुछ कर रहा हूँ बट नेचुरली दी प्लेटफॉर्म इज मच बियॉन्ड. आई विल trace necessity as the beginning of industrial revolution. Let's see how. हर कुछ देखो बोला जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जैसे जैसे तुम लोग जाता हो मॉडर्न इंडिया मानो medieval इंडिया पढ़े हो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस was it a development of after impact of an idea or the necessity? मुझे एक बार बताओ. लेकिन क्या उसमें आइडिया का रोल नहीं है? आइडिया का भी रोल है. So again, never try to find exact justification. We often lay short. पूरा ट्रुथ समझने में we cloud our judgment itself. रेनेसा का बिल्कुल रोल था, I have to accept. लेकिन फिर से मुझे रेनेसा के पीछे मुझे क्या बताना होगा? The rise of the Medicis. रेनेसा तुम लोग शायद पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हुए हो. तो देखो पढ़े हुए हो तो फिर देखो कुछ सिटी स्टेट्स थे, राइट? मानो मिलान तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बाय द वे, ये सब सीरियसली नहीं लेना, अगर मन नहीं करे तो कान बंद कर लेना. अगेन ज्योग्राफी ऑप्शनल. तो मानो कुछ नेशन स्टेट्स होते थे, राइट? मानो फ्लोरेंस, मानो मिलान. तो ये सब कॉमर्स बहुत अच्छे से करते थे, सरप्लस ऑफ ट्रेड फ्लरिश करा करता था, किसी का गन फैक्ट्री, किसी का टेक्सटाइल, बड़े फेमस थे. उसके बाद नेशन स्टेट्स के पास पैसा आने लगा तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन डेवलप करा, उसमें मेडिची फैमिली आया. अब जिसके पास सरप्लस होता है वो कहाँ खपाता है? आर्ट, लिटरेचर, कल्चर. तो वो पैसा खपाएगा. अब ही विल इन्वेस्ट एंड जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतना ही तुम्हारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इन्वेस्टमेंट से ही ग्रोथ होगा. तो यहाँ पे आइडिया भी डेवलप करने से पीछे मैं मटेरियल प्रोस्पेरिटी को लेके आ रहा हूँ, है कि नहीं? तब रेनेसां में पैसा खपाया कि एंशियंट रोमा वहां क्या हुआ करता था, प्लेटो के आइडियाज क्या थे, बीच में माना जाता है उससे पहले मीडिएवल एज था, डार्क एज था. तो बताया इन इंडिया इन प्लेटो सोक्रेटिस एरिस्टोटल देयर वाज द आइडिया ऑफ रिपब्लिक, देयर इज द आइडिया. तो डिफरेंट उसे रिवाइव करने की कोशिश करा. फिर से उसमें हम लोग मटेरियल प्रोस्पेरिटी को भी देखेंगे, हम लोग आइडियोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी देखेंगे, राइट? एक मल्टीफैसेटेड नेचर. देखो we'll learn about the agricultural revolution. Agricultural revolution. Commercial revolution. Glorious.
तीनों कहानी को एक-एक करके समझो। मैंने 3 बातें कहा है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और कमर्शियल रेवोल्यूशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, पोएटिक इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रुथ को दिखाने के लिए आंसर राइटिंग ताकि और एफिशिएंटली हो, हम लोग पोएटिक इफेक्ट दिखा रहे हैं। द रीजंस आर मच बियॉन्ड। पहला है, यूरोप में ऑलरेडी ए नंबर ऑफ प्लेग्स हैपेंड। बहुत पहले से ट्रेस कर रहा हूँ, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो मतलब पॉपुलेशन पहले कम होगा, उसके बाद बढ़ने वाला है। यही ट्रांजिशन पीरियड में है। तो पॉपुलेशन अभी, स्पेशली मानो यूके की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन अभी कम है। तो पॉपुलेशन अगर कम है तो फिर वेज रेट, वेज समझ रहे हो ना, पगार, वो ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। इसमें तो कोई समझने में परेशानी नहीं है। तो वेज रेट्स वर ज्यादा। इससे मैं ट्रेस करूंगा व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन यूरोप एंड नॉट इन इंडिया। बहुत ज्यादा कारण भी है, बट यहाँ से मैं ट्रेस करूंगा, समझ जाना। देखो यही लॉजिक होता है। एक बार ये अंदर मैंने इंस्टॉल कर दिया, मेरा कोई रोल ही नहीं है। In the hall, you will be answering your questions in a very scientific and an organized way, articulated way. तो पहला है, पॉपुलेशन बढ़ने वाला है। तो पॉपुलेशन, वी हैव मोर हंग्री माउथ्स टू फीड। तो जो यूएस में, सॉरी ब्रिटेन में, अच्छा तुम लोग एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में जानते हो? यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, आई मीन सेकेंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। आई मीन सेकेंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तुम लोग बोल सकते हो कि when was the first agricultural revolution? Excellent. That is Neolithic age. The Neolithic age is known as the beginning of food cultivation. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, है कि नहीं? अच्छा लिख लो। जिस हिसाब से स्क्रिबल कर रहे हो वैसे करते जाना, उसके बाद रीडिंग मटेरियल कंफर्टेबली समझते जाओ। उसके बाद एक क्लास लेके जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको मैं तुम्हें स्ट्रक्चर करके बताऊंगा। तुम्हारे जो इनपुट होंगे उसको लूंगा। इफ आई कैन स्ट्रीमलाइन एंड चैनल देम देन इट विल बी इवन मोर हेल्पफुल। तो देखो तो पहली बार इंसान ने खाना क्यों बनाया? व्हाई? कोई बता सकता है? व्हाई ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम कल्टिवेटेड फूड? यस, यस। सब कोई कंट्रीब्यूट करना, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत हो गया तो काट लूंगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सर्वाइवल, ऑलराइट, मुझे पसंद आया। डिस्कवरी ऑफ फायर, ऑलराइट। जब से फायर डिस्कवरी उसके बाद वी डिस्कवर्ड टूल्स, मतलब धीरे-धीरे, सो वी स्टार्टेड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। पहले तो ऐसे ही सारा एंथ्रोपोलॉजी मतलब, हाँ वैसे ही हुआ होगा, मैंने देखा था। मैं सब जंगल साफ करते हुए देख रहा था। थोड़ा सा मिसमैच हो गया यहाँ पे। सबसे अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट है नेसेसिटी। अगेन अकॉर्डिंग टू ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफर युval नोआ हरारी, तो ये बोथ वे था। एक क्लेम करता है इट इज फाइंडिंग फर्स्ट द आइडिया देन द इम्प्लीमेंटेशन, आई ट्राई टू फाइंड द इम्प्लीमेंटेशन देन द आइडिया। देखो अभी मानो खुदा ना खास्ता कोई एपोकैलिप्स हो जाए एंड यू आर द ओनली वन सर्वाइविंग, राइट? अब तुम क्या खेती करोगे? और तुम्हें खेती आती है मानो, आती है, ठीक है, मान लो आती है, ट्रैक्टर चलाना आता है, पेस्टिसाइड सब कुछ हिसाब आता है, तो वुड यू लाइक टू कल्टीवेट एंड ग्रो फूड फॉर योरसेल्फ? देखो सोच रहा है, यू हैव इनफ फूड फॉर द नेक्स्ट 50 years। यू हैव, जितने एक शॉपिंग मॉल जाओगे जितना खाना है तुम पूरी जिंदगी खत्म नहीं कर पाओगे। वुड यू ग्रो फूड फॉर योरसेल्फ? नहीं। बात समझ पाए तुम लोग? मतलब ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये फिर खेती करेगा बोल रहा है, फिर से खेती करोगे? नहीं, नहीं करना। तो मानो अभी तादाद अभी ऐसा है कि तुम्हें खाना उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वुड यू कल्टिव? तो ये एक और पहलू मेरा काम है ऐड करना। ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड कल्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द नेसेसिटी टू कल्टिवेट। ये एंगल तुमने सोचा नहीं था, मेरा काम है वो जगह फील करना। आया समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? दूसरी बात तुम लोगों ने बोल ही दिया, मेसोलिथिक के दौरान आग बनेगा।
आग मतलब क्या उसमें कोई फूड ग्रेन हम लोग जो है कोई मानो सीरियल जिसे बोलते हैं, हाई स्टार्च एलिमेंट होता है। ऐसे गेहूँ चबा के खाते हो? बोलता है हाँ, नहीं खाना। ऐसे चावल मिला लिया, बोरा से हाथ डाल के बोलता है हाँ, खाती हूँ मैं। नहीं ना, नहीं खाते। So again when if it is charred or boiled, is it consumable? उसके बाद ना मतलब फायर क्या कर रहा? It made the food consumable है कि नहीं? मतलब फायर से ही सीखने लगे। दूसरा क्या है? यस, जब खाना जल दैट मीन्स व्हाट? वो कुक करने से पहले दैट मीन्स व्हाट? इट इज ईजियर टू डाइजेस्ट एंड इट इंक्रीजेस द शेल्फ वैल्यू ऑफ द फूड। इंसान मरना कम कर दिया, राइट? इफ यू कंज्यूम द स्टेल फूड, व्हाट हैपेंस? एज डिसेंट्री, डेफिनेटली माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। आज ही हिंदू का एक आर्टिकल आया हुआ था, वही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ही मतलब काइंड ऑफ हिंदू में आर्टिकल आया था रिगार्डिंग वो केरला का सेकंड पोजीशन से 17th आ गया। तो ब्राउज करना, इसी को कनेक्ट करते हुए जाना। अभी हिंदू में पेज मैं ब्राउज कर रहा था, तो फूड सेफ्टी के लिए एक आर्टिकल था, पूरा तो वक्त नहीं मिला। तो केरला का सेकंड पोजीशन था, तो बोल रहा है, क्लेम कर रहा है कि 17th पे आ गया, समथिंग लाइक दैट। मतलब जैसा पोजीशन था एसएसआई का जो चार्टिंग है, फूड सेफ्टी इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली, और एक बार डिटेल्स में देख लेना, कम वक्त मिला मुझे। तो अगेन क्या बता रहा था? हाँ, तो सेकंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इज टू फीड द मोर हंग्री माउथ। मतलब क्या? सरप्लस ऑफ फूड होने लगेगा। सरप्लस ऑफ फूड इज द प्री कंडीशन फॉर एसोसिएट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तुम लोग इकोनॉमी में ये प्रोजेक्शन तो जानते हो ना? प्राइमरी, प्राइमरी के बाद क्या आता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद क्या आता है? टर्शियरी, टर्शियरी के बाद क्या आता है? क्वाटरनरी, क्वाटरनरी के बाद क्या आता है? क्वीनरी, राइट? तो अगेन अगर तुम लोग अभी मानो सब के सब भूखे हो, तुम लोग सुनोगे मेरी बात कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे होगा? नहीं ना, खाना ढूंढने निकलोगे, है कि नहीं? तो दैट इज बेसिक नेसेसिटी। द प्री कंडीशन फॉर एडवांस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फूड सरप्लस। ये फूड सरप्लस कैसे हुआ? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अब एक सेकेंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कैसे होता है? नंबर वन, जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जाएगा। देखो ब्रिटेन तो है एक दूसरा, कुल मिला के उत्तर प्रदेश ज्यादा होगा उससे, राइट? तो वो अपना जमीन, और ऊपर से कम्युनिटी प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी समझते हो तुम लोग? मानो एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, मानो ग्रेजिंग लैंड हो, हाउस, किसी को घर क्यों लेना है? हाँ, ये हॉस्पिटल छीन रहा है ये। नहीं नहीं, मार मार देगा किसी को, किसी को घर छीना बोल रहा हाउसेस। कम्युनिटी पर मतलब ग्रेजिंग लैंड, जो भैंस होते हैं घास खाने जाते हैं, तो वो वाला जमीन, या आगे समझ में? तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब मोर लैंड टू ग्रो फूड। आया समझ में? सेकंड स्टेप, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटो, न्यू क्रॉप्स लाइक मेज। आप ध्यान से समझना, पोटैटो क्या इंट्रोड्यूस करा? कहा जाता था पोटैटो शुरू में पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट, but later on there were rumors associated that it is good for health. It is potato। अभी तुम लोग खाने से इनकार करते हो या नहीं? नहीं, अच्छा खा जाते हैं। तो अगेन पोटैटो क्या करा? they were newly introduced crops, मतलब less vulnerable to the indigenous pests। तो अगर फॉरेन क्रॉप है तो उसको खाएगा नहीं, लोकल वायरस अटैक, बैक्टीरिया, ये सब नहीं होगा। दूसरा, जमीन के अंदर उगता है, एंड ऑल्सो फॉर मीज देयर पर एरिया एकरेज यील्ड जो है बहुत ज्यादा है। अगर गेहूं उगाता हूँ या चावल उगाता हूँ, उसकी जगह मैं अगर मकई, क्या बोलते हो तुम लोग हिंदी में? मेज, अच्छा मेज बोलते हो हिंदी में, मक्का बोलते हो, अच्छा। तो मुझे तो अगेन पर यील्ड ज्यादा होता है, दैट मीन्स व्हाट? विथ दिस यूनिट ऑफ एरिया यू कैन ग्रो मोर फूड, you have more food, you can feed more hungry mouth, and you have agricultural surplus। तो ये जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, लगभग 20% पॉपुलेशन को दे वर फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लैंड। ये बात ध्यान रखना। ये बात मैंने क्या कहा लास्ट?
20% of the population were freed from the clutches of land. मतलब क्या? They did not have to grow food for themselves. Yes, that means they became a chief source of supply of labor. आया बात समझ में? इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया। अब ज़्यादा तुम लोग इंडिया में मानो अभी कितना परसेंट प्राइमरी सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है? 50% के आसपास। 50% मोटा-मोटा मान लो और कम की तरफ ही होगा। तो इतने परसेंट फूड ग्रो करता है। अगर मैं कल खाना का प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाता है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। मतलब एक खेती है जिसमें जो है 7 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2 ही लोग काम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है इंडिया में, लेकिन मानो बहुत ज़्यादा फूड ग्रो कर रहे हैं हम लोग। तो हमें ज़रूरत है खेत में लोग लगाने की नहीं ना। दे आर फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लैंड। वो एक्सेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करता है। दे कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी, टर्शियरी एंड अदरवाइज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बात तुम लोग को समझ में आ रही है ना? So that is what you need to understand about the agricultural revolution. दूसरा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में ज्यादा कुछ तुम्हें जानना नहीं है, इतना जानना है ब्रिटेन में क्या हुआ करता था? एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब होता है इट इज द yes at the whims and fancy of the king himself. He is the fountainhead of all authority and decision will be taken by him and him only. अब वहां से आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन तुम लोग को ज्यादा पता होगा मेरे से, मोटा मोटा याद रखना, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दैट मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग पावर वाज वेस्टेड अपॉन द पार्लियामेंट वाज टेकिंग द डिसीजंस इन द नेम ऑफ द किंग। किंग वाज द नॉमिनल हेड, एट द सेम टाइम द पार्लियामेंट वाज ऑपरेशनल। ऐसा पहली बार इन मीडिएवल इंडिया, अभी देखो मीडिएवल इंडिया ही हो रहा है, मीडिएवल वर्ल्ड ही है। अभी हिंदुस्तान में कौन सा रूलर था, कोई बता सकता है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड लगभग 1688, मतलब 1680s मान के चलो। कौन सा रूलर था इंडिया में? औरंगजेब। एक्सेलेंट, मतलब मीडिएवल इंडिया। तो इसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो जाता है, मतलब विल ऑफ द पीपल, ये जो कंपोनेंट है एक फेंट इंट्रोडक्शन हो जाता है विद इन द पॉलिटिकल फ्रंट, राइट? नेक्स्ट है कमर्शियल रेवोल्यूशन। अब मुझे बताओ ये कमर्शियल रेवोल्यूशन को कैसे समझा जाए? पहले देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सारे कंट्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करा था, सबके नाम एक ही है, अलग अलग नाम से होगा, नहीं नहीं बता पाऊंगा मैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके लंबे चौड़े नाम थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मानो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है 1664, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है 1600 अंडर अंडर क्वीन एलिजाबेथ चार्टर। वेरी गुड, फर्स्ट, ठीक है, वन। तो क्वीन एलिजाबेथ चार्टर, अब उससे ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। लेकिन इतना जानना है, मैरीटाइम ट्रेड इंक्रीज हो रहा था स्पेशली फॉर ब्रिटेन। अब ब्रिटेन इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री और इट इज आउट, वो कॉन्टिनेंटल यूरोप का पार्ट है या फिर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल? सेपरेटेड। तो नेचुरली इंग्लिश चैनल से सेपरेट होता है, इवन ग्रेट। तो अगर ब्रिटेन कॉमर्स करना चाहता है, दैट मींस दे नीड ए साउंड नेवी। अब नेवी से दे आर कैप्चरिंग द मार्केट। तो लेकिन ये मार्केट दे आर कैप्चरिंग बाय देयर ओन फिनिश्ड गुड या फिर दे आर गुड्स कैरिड फ्रॉम अदर कंट्रीज? मेजरली अदर कंट्रीज। देखो, ब्रिटेन वाज आल्सो सुपीरियर इन देयर हैंडीक्राफ्ट्स। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश के पास कुछ भी एक्सपोर्टिंग आइटम नहीं था, बट मेजरली दे वर इंपोर्टिंग फ्रॉम एशिया, दैट मीन्स चाइना हो या फिर इंडिया, यहाँ से माल लेके आया करते थे और बेचा करते थे। तो ऑलरेडी दे हैव अ साइजेबल मार्केट। मानो अंबाला टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मानो पंजाब में लुधियाना इंपॉर्टेंट है, जलंधर इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वहाँ ऑलरेडी यू आर बिग मर्चेंट, सबको माल सप्लाई करते हो, ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जहाँ पे तुम्हारा माल ना जाता हो। ऑलरेडी तुम्हारे पास कांटेक्ट बना हुआ है, मार्केट कॉन्टेक्ट बना हुआ है।
कल को तुम अपने वेंडर से जहाँ से माल उठाते हो वो बंद कर दिया, अपना कंपनी खोल दिया, तो क्या होगा? विल यू बी प्रॉफिटेबल? या भाई मैं क्यों बोल रहा मानो मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी इसके हाथ फैले हुए हैं। हर जो सेलर रिटेलर इससे माल लेता है और ये है मिडिल इंटरमीडिएट, ये माल उठाता है मानो बड़े बड़े टेक्सटाइल कंपनियों से। एक दिन ये कंपनी खोल दिया अपना, वही क्वालिटी माल सप्लाई कर रहा है। देखो जो रिटेलर है इसको जानता है या फिर वो मैन्युफैक्चरर को जानता है? इसको जानता है। अब ये सप्लाई कर पाएगा? आया बात समझ में? दिस इज व्हाट विल हैपन। क्यों लगता है इट इज बिकॉज ऑफ आइडिया, इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ नेसेसिटी। देखो 1 किलोग्राम, ध्यान से समझ के मुझे बताना, 1 किलोग्राम कॉटन कितने रुपए केजी होता है? कोई अंदाजा लगा सकता है? 60 से लेके 80 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन दी सीजन, नेसेसिटी, बहुत सारे कंपोनेंट। लगभग 80 रुपए हुआ करता था। मैं जब पढ़ाना चालू करा तब 60 रुपए का एग्जांपल देता हूँ, अभी मुझे 80 रुपए बोलना पड़ रहा है। तो अगेन इन्फ्लेशन हो गया। अब 60 रुपए का कॉटन मैंने थ्रेड बना दिया। अब बेल ऑफ कॉटन वो कितने रुपए केजी होगा? कोई अंदाजा लगा सकता है? एटलीस्ट 800 टू 1000 रुपीज केजी। वो केजी के भाव में बिक रहा है अब। लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ? कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 10 टाइम्स हो गया। अब उसके बाद स्टिच कर दिया मैंने, राइट? शर्ट बन गया या कुर्ता बन गया, कुछ बन गया। अब वो केजी के हिसाब से बिकेगा या पीस गुड के हिसाब से बिकेगा? पीस गुड के हिसाब से, राइट? लेकिन उसके बाद मैंने मोहब्बत से उसके बाद गुची लिख दिया। और एक खूबसूरत सी लड़की बिठाया, अंग्रेजी में वो कपड़ा बेचेगी। शीशे का दरवाजा मैंने लगा दिया, राइट? मैनेक्विन लगा दिया, वो प्लास्टिक में ऐसे ना डर जाता है इंसान, उसमें मैंने कपड़ा पहना के खड़ा कर दिया और अंग्रेजी में कपड़ा, वो बोलेगा 999, सॉरी 9999 ओनली। हम लोग सार्वजनिक में मोल भाव करवाते हैं, राइट? यहाँ तो कर नहीं पाएंगे, अंग्रेजी में बात कर रही है, यहाँ से हो नहीं पाता। हैगलिंग कैन नॉट बी डन, है कि नहीं? तो अगेन तो प्राइस सेट हो गया। अब वहां पे क्या हो रहा है, मतलब समझ गया तुम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर में कहाँ प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ है? ब्रांडिंग में, एंडोर्समेंट में, मार्केटिंग। जो गुची का प्रोडक्ट है वही होता है इंफीरियर, वही है जो जहाँ स्टिच होता है माल वहाँ पे इट इज मच एक्सपेंसिव। वही नितिन गडकरी प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, वही क्लेम कर रहा है जो एक्सपेंसिव कंपनीज, यूएस कंपनीज इंडिया से खादी उठाता है और हम लोग खादी नहीं पहन पाते, राइट? हाँ, वॉच का एग्जाम्पल, यस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो वो जो है दे डू नॉट डू दैट। तो यही होता है, द एंटायर प्रॉफिट इज कैरिड अवे। अब देखो ब्रिटिश जब आया, उन्होंने देखा इंडिया में, इजिप्ट में, चाइना में सब प्रॉफिट वो उठा रहा है, तो वो करना नहीं चाहेगा? खुद मुझे बताओ। दे वुड डेफिनेटली वांट टू टेक ओवर द प्रॉफिट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मैं तुम्हें ऐसे भी देखने के लिए बता रहा हूँ। यू नीड टू ऑल्सो सी द एंटायर इवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेसेसिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमन सेंस। हम लोग क्या है, प्रिपरेशन के तौर में बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं, हम लोग बुकिश हो जाते हैं सिर्फ किताबी नॉलेज में। हमें प्रैक्टिकल होना है। व्यापार कैसे चल रहा है, बिजली कैसे आ रही है, इकोनॉमिक्स कैसे फंक्शन करता है, पॉलिटी किस तरीके से पीपल के रिक्वायरमेंट को पूरे करते हैं। तो ये अगर कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव आ जाए, यू ऐड लाइफ टू योर लेसन्स एंड यू डू नॉट फॉरगेट, तुम इसे भूलते नहीं हो, है कि नहीं? हाँ, देखो अगर मैं बात करूँ अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी, तुम्हें यूरोप में मतलब मिडिवल इंडिया जाना ही नहीं है, तो वहाँ इफ यू रीड द राइटिंग्स ऑफ प्लिनी, तो दे आर सजेस्टिंग इंडिया वाज नोन एज द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन। सारा सोना आके इंडिया आके जमा हो जाता था, क्योंकि व्यापार के लिए क्या चाहिए? गोल्ड। दैट मीन्स बुलियन, समझ रहे हो ना? फेस वैल्यू इक्वल्स इंट्रिंसिक वैल्यू। पहले टोकन करेंसी होता नहीं था, तो नेचुरली सोना आके इंडिया जमा, क्योंकि इंडिया कुछ खरीदा नहीं करता था, हमेशा बेचता था। क्या बेचा करता था? पेपर, राइट? पेपर को एंशियंट नाम है यवन प्रिया। यवन मतलब होता है ग्रीक एंड द लाइकिंग ऑफ द यवनस। तो यवन प्रिया है, मतलब दी फूड ग्रेन्स दे वर दैट एक्सपेंसिव। 1 किलोग्राम पेपर का, अगर केरला जाओ तो वहाँ क्रीपर्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ में क्रीपर्स, उससे दाना निकल के उससे पेपर बनता है। अब ये पेपर जो है दैट इज सोल्ड, 1 किलोग्राम ऑफ पेपर इक्वल्स टू 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड डस्ट, दैट एक्सपेंसिव। अब पहली बार जो कार्गो आया था
फॉर एग्जाम्पल वास्को डा गामा जो कार्गो, बहुत तकलीफ होती थी माल सप्लाई करने में, रास्ता ढूंढने में, लेकिन एक बार जब पहुंचा वो अपना कुछ 10 टाइम्स की कुछ टाइम्स प्रॉफिट लेके गया था, which was unimaginable back then. Unimaginable, let me tell you. इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे होता था एग्रेरियन, 100 रुपए का मैंने लागत लगाया, कितना कमाऊंगा मैं उससे, 105, या हार्डली ब्रेक इवन करूंगा, मतलब 100 का 100 लाऊंगा, 100 लगाने पे 100। आज यू कैन इमेजिन, बिकॉज ऑफ क्रिप्टो वट एवर दैट इज, आज तुम्हारी इमेजिन, बिकॉज टूडेज इकोनॉमिक्स इज डेवलप्ड बाई द मॉडर्न आइडियाज एंड मॉडर्न इवेंट्स, राइट। तब सोचा जा सकता था नहीं ना। तो जिसको 100 रुपए लगाए अचानक छुमंतर करके 1000 रुपए लौटा रहा है, क्या होगा वो, खुश, वेरी हैप्पी, है कि नहीं। ऑलराइट। जो अमेरिका है, मतलब यूरोप, आपका यूसीएस इज वेरी स्मॉल इन साइज, अमेरिका काफी बड़ा है, कोलंबस 15 डेज हम पहुंचते हैं, डिस्कवर करते हैं, बाद में स्लेव ट्रेड बहुत आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जो फैक्ट्रीज वगैरह सारी थी, मतलब अगर देखा जाए तो क्योंकि इनके वहां पर एरिया का एक वो लिमिटेशन थी, यूके जितनी भी फैक्ट्रीज थे इन्होंने वहां पे लगाई ना, अगर हम देखें अमेरिका के, नहीं, एकदम नहीं, 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 व्हाई डू यू थिंक दैट, बिकॉज इट इज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, तो वहां पर ये उल्टा था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है व्हाई आर यू सेइंग, नहीं, 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 नॉट एट ऑल, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ पे है, इंडस्ट्रीज में कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज। तो अगेन जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है वो अपने मदर कंट्री में एस्टेब्लिश करना चाहेगा या फिर लेसर इकोनॉमिक एरिया। जितने भी रॉ मटेरियल के सप्लाई होंगे दैट विल बी डन फ्रॉम इंडिया, दैट विल बी डन फ्रॉम यूएस। इन यूएस विल बी ए कॉलोनी, not a place for plan establishing the industries, right? अब कमर्शियल रेवोल्यूशन, ये वाला एंगल समझ में आया, कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस विल फाइनली कल्मिनेट इनटू द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मैं नेसेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, राइट, कुछ चीजें बता रहा हूँ जिससे जो है यू माइट बी गेटिंग सम क्लैरिटी। देखो फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन से सेक्टर में हुआ था, यस, एंड इन टेक्सटाइल सेक्टर, इन द टेक्सटाइल सेक्टर। अब टेक्सटाइल सेक्टर मतलब यहाँ क्या है, कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल, राइट। उसके लिए देखो कॉटन टेक्सटाइल के लिए पहले क्या चाहिए हमें, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल स्पेशली क्या चाहिए मुझे, कॉटन चाहिए मुझे, कॉटन सप्लाई करेगा ट्रॉपिकल कंट्रीज स्पेशली इंडिया एंड यूएस। और क्या चाहिए मुझे, इंडिगो, इंडिगो कौन सप्लाई करेगा, इंडिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल के साथ चाहिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा बाय द वे, तुम लोग को मैंने वहाँ बहुत तरीके के रेवोल्यूशन से इसको देख रहा था, राइट। यहाँ पे कमर्शियल रेवोल्यूशन देखा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन सब देखा, रिलीजियस रेवोल्यूशन भी देख सकते हैं हम। रिलीजियस रेवोल्यूशन कैसे, कैथोलिसिज्म वाज टेकिंग ए टर्न टू प्रोटेस्टेंटिज्म, मार्टिन लूथर। तो प्रोटेस्टेंट्स किस में बिलीव करते हैं, डू दे बिलीव इन साल्वेशन, नो। डू दे बिलीव इन द sabbath डे, नो, दे डू नॉट बिलीव इन दैट। वहां salvation lies in work,
There is no holiday. Constant toiling and effort leading to your, that means who is responsible for your salvation? You yourself. And the effort you put. ये इंडिया के भी भक्ति ट्रेडिशन में देखने को मिलता है, बहुत सारे कर्म मार्ग में देखने को मिलता है। पहले क्या क्लेम किया जाता था? टिकट टू हेवन। तुम जो है यू विल हैव टू बाय ए टिकट। मरते वक्त बस जेब में होना चाहिए, बाया जेब में। चाहे इसके लिए बीवी बेच दो, बच्चे बेच दो, सारा जमीन जायदाद बेच दो, लेकिन टिकट होना चाहिए जेब में। That is what people gradually understood. The lies and deceit that was spread by the priests. The बोलता है ब्राह्मण्स, उसको बीच में इनको लिफ्ट अगेन वहां कैसे पहुंच गए? Again the priestly class, the pope, ये इमोशनल हो गई बीच में। अगेन तो उसको प्रोटेस्टेंटिज्म ने चैलेंज करा। प्रोटेस्टेंटिज्म ने चैलेंज करा तो and also understand the Protestants believed in something known as conspicuous consumption. क्या टर्म मैंने इस्तेमाल करा? Conspicuous consumption. They do not believe in extravagance, luxury. They limit their expenses, live a simple life. That means what? अगर मेहनत ज्यादा कर रहा है तो सक्सेस रेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। The more you put effort, the more successful you are. दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है? If you do not spend much for yourself, what does it lead to? Capital formation. बात आया समझ में? अगर मैं खुद ही खर्चा ना करूं, जेब में पैसा जमा होगा कि नहीं होगा? दी पैसा अब क्या मैं खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं खपाऊंगा ना कहीं। दैट मीन्स विथ मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट। जितना मैं अटेम्प्ट लूंगा, तुम जितना मेहनत करते जाओगे, मंजिल के उतने ही करीब पहुंचते जाओगे। जितना लक एक फैक्टर होता है, मैं मान लिया, but the more effort you put, the more scientific temperament you have, the less you rely on your luck. बात आया समझ में? बस वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को कुछ नहीं जानता, गया अकड़ बकड़ बम्बे वो, अब वापस आया अरे सिलेक्शन, उसके बाद नहीं पता क्या करना। लेकिन वही है, जितना तुम लोग मेहनत करोगे उतना ही तुम लोग मंजिल की तरफ बढ़ोगे। लेकिन ये सोच रही हूँ ऐसा अगर हुआ रहता, मैं सिर्फ मेंस की तैयारी करती। अच्छा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों का मेल हुआ। अब टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ये कैसे हुआ? borrowed from Asian countries and necessary adjustments by scientific discovery. Necessary adjustments by scientific discovery. ये कैसे हो रहा था? Let's see. ये लिख लिया? एक कहानी बताऊंगा, उसको बस ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इक्विपमेंट, ये सब के बारे में डिटेल्स तो मैं दूंगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मानो फ्लाइंग शटल, एक इक्विपमेंट बनाया गया, कौन करा, क्या है ये सर्विस, कौन है? हम लोग जब देखोगे आंसर लिखने में 150 वर्ड कब का खत्म हो जाता है, तो इतना जानकारी तुम्हें कतई लेना ही नहीं है। तो मानो फ्लाइंग शटल एक हथियार है जिससे जो है वीविंग स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ वीविंग इंक्रीज्ड। इत्तेफाक से बोलो कि कैसे बोलो, ये हो गया फैक्ट, रियलिटी। वीव करने का स्पीड बढ़ गया। बात आ रहा है समझ में? वीविंग। अब मुझे किस चीज की जरूरत हो जाएगी अचानक? बाकी सब तो स्लो है ना, मुझे किसकी? हाँ, क्लोथ की। सर कॉटन, सब इंसान। वी नीड थ्रेड,
कॉटन तो है ही, तो थ्रेड बनाना है हमें। तो उसके बाद नेक्स्ट नेसेसिटी क्या होगा? इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मेकिंग थ्रेड। उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ स्पिनिंग जेनी, दैट इज मोर प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड। अब वो बढ़ गया। अब उसके बाद ग्रेजुअली डेवलपमेंट, मेरे पास जगह नहीं है। अब मानो कि एक टेक्नोलॉजी मुझे मिला, लाल पे रुक जाना मुझे। अब मुझे टेक्नोलॉजी मिला कि आई हैव टू एड इट विथ ए, जिसे बोलते हैं स्पिनिंग मिल, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, अरे मुगल के दौरान जो इस्तेमाल हुआ था, लोग गांधी जी इस्तेमाल करते थे, चरखा। भूल ही गया मैं। हाँ क्या? खादी नहीं, बोलता है गांधी जी से ही खादी, उसमें चरखा है, चरखा ही दी। हाँ, सूत काटते थे, यू आर ऑल्सो राइट। तो खैर, मतलब हैंडलूम हैंडलूम हैंडलूम, अरे हैंडलूम। तो ये लोग बोलते हैं कि गांधी जी पे आ गए, मतलब गांधी जी सब कुछ, गांधी जी सूत काटते थे, गांधी जी के सर पे बाल नहीं था, मतलब ऐसा छोड़ा नहीं गांधी जी को, फिर हैंडलूम ढूंढ रहा था मैं। So again, handlooms were the handlooms. So loom again, it is a unique experimentation developed during the Mughals. अब हैंडलूम को जो है वाटर फ्रेम के साथ ऐड किया जाएगा। वाटर फ्रेम मतलब पानी घूमेगा, पानी की एनर्जी जो है उसमें ऐड किया जाएगा। मतलब क्या, पहले हैंडलूम एक औरत उसे इस्तेमाल करा करती थी, अब एक वाटर फ्रेम के साथ मल्टीपल लूम को एक साथ बनाया, तो पहली बार फैक्ट्री बन गया, पहली बार फैक्ट्री बन गया। अब धीरे धीरे जो है उसको पावर मिल बना दिया जाएगा, वाटर की जगह वाटर को खौलाया जाएगा, स्टीम बनाया जाएगा, स्टीम से मूव करवाया जाएगा। अब ये जो स्टीम है, स्टीम इंजन, बर्तन गिर गया, मुझे लगा बाजा चालू होगा। अच्छा, तो अगेन जो स्टीम इंजन है उसके बारे में ऑलरेडी द चाइनीज, द इजिप्शियंस, दे न्यू अबाउट इट। बात समझ में आया? तो वी, तुम लोग स्टीम इंजन में किसका नाम जानते हो? एकदम फटाक से निकला है कि नहीं? बट जेम्स वाट वाज नॉट द वन डेवलपिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। किताब में वही लिखा, आज वही होता है। अगर मैं हर जगह बोलता रहूं और यूट्यूब विकिपीडिया ऐड कर दूं कि मुगल का फाउंडर मैं था, कुछ जनरेशन बाद तुम लोग बिलीव करोगे कि नहीं करोगे? है कि नहीं? So again that happened. James Watt developed it. उसके बाद made it commercially viable. The technology he had learnt it from the Egyptian model, the Ottomans, the Chinese. They were already knowing about the steam engine. The Mughals had developed the handloom. It was perfected by the British. अब पानी, स्टीम इंजन को इस्तेमाल करने की क्या चाहिए? पानी। अब पानी को क्या बोली, बर्तन, अच्छा वाटर, ऑल राइट। उसके बाद जो है स्टीम बनाना है मुझे, तो स्टीम को हीट करना है, उसके लिए क्या चाहिए? कोल। कहानी को यहाँ पे रोक देते हैं। बहुत ज्यादा बोर हो जाए तो बताना, 5-10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। तुम लोग कितने घंटे बैठने की आदत है? माय गॉड, ठीक है। देखो फॉर सपोज, अच्छा टेक्सटाइल में क्या चाहिए हमें? ऑलरेडी कॉटन हो गया, अब हमें चाहिए कोई भी कॉटन जो कपड़ा होगा उसको कलर चढ़ाना है, कलर चढ़ाना है, कुछ भी हो, हमें पहले हम लोग को डाई करवाना ही है उसको, उसको पहले ब्लीच करना है जबरदस्ती, मतलब बिना डाई के पहनूंगी नहीं। Again, what we need to bleach them. सफेद होगा तो सफेद कपड़ा, और नहीं तो जो कलर चढ़ाना है, नहीं तो खराब हो जाएगा।
तो ब्लीच चाहिए टेक्सटाइल के लिए, वी नीड ब्लीच। अब ब्लीच चाहिए हमें, तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता था कन्वेंशनली, व्हाट डिड वी नीड? यूरिन। स्टेल यूरिन वाज रिक्वायर्ड फॉर एज अ ब्लीचिंग एजेंट, द एलिमेंट ऑफ अमोनिया, राइट? तो उसके उसे यूज किया जाता था, लेकिन इतने पैमाने में वी कैन नॉट हैव यूरिन। पहले रोमन टेक्सटाइल जब बना करता था तो पब्लिक यूरिनरी से कलेक्ट किया जाता था, एंड दैट वाज यूज्ड फॉर इन टेक्सटाइल्स। नाउ व्हाट डू दे नीड सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी एक ब्लीचिंग कंपोनेंट हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिक कंपोनेंट क्या है? सल्फर, राइट? सल्फर माइनिंग होने लगे, सल्फर माइनिंग होने लगे। अब सल्फर माइनिंग से क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को कहीं रख सकते हो? हमारे पास पॉलीथीन था नहीं ना, पॉलीथीन बना कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो रख नहीं सकते। तो कहाँ रख सकते हो पॉलीथीन? ग्लास फट जाएगा, उतने बड़े इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में ग्लास, एक बार शीशा फट गया तो फिर इट लीड टू पीपल मेल्टिंग एंड डाइंग अ हॉरिबल डेथ। तो क्या करेगा? लेड लाइनिंग। लेड लेड समझते हो ना भैया, प्लम्बम। लेड जो है अगर कंटेनर में लाइनिंग कर देते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट रिएक्ट। तो उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? लेड माइनिंग करना है। पहले तुम सल्फर माइनिंग कर रहे हो, उसके बाद तुम लेड माइनिंग कर रहे हो, सारा माइनिंग एक्टिविटी तुम्हारा हो रहा है। अब जितने भी यूरोप ब्रिटेन में माइंस थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? वाटर लॉगिंग, पानी जम जाना माइन में। तो पानी को निकालना है, तो पानी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? स्टीम। बेसिकली स्टीम इनिशियली बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया, कैसे? मतलब पानी को पहले बॉइल किया करते थे, उसके बाद ठंडा हो जाता था, वैक्यूम क्रिएट होता था और सक्शन फोर्स क्रिएट करता था। देखा कि बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद हाइड्रोलिक पंप्स बने, मतलब एक तरीके से ये स्पाइरलिंग एक पाइप के अंदर वो बना दिया गया, वो घूमते जाता है तो पाइप को खींच, पानी को खींच के बाहर लेके आता है। बात आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो बताना। आई एम ब्रिलियंट आर्टिस्ट, मैं कुछ तस्वीर बनाऊंगा। नहीं नहीं, वो मजाक कर रहा हूँ मैं। नहीं, मेरे तस्वीर नहीं बनाना, मैं वही बता रहा था। अगेन, no, that is basically how the water is suctioned away. ये फीलिंग नहीं समझती है। अगेन पानी को निकाल दिया जाता था। अब जो है वो हाइड्रोलिक पंप काम कैसे करेगा? कोल से। कोल कहाँ है? खदान में। खदान में क्या है? पानी। पानी को निकालने के लिए पंप चाहिए। आया बात समझ में? साइक्लिक नेचर। तुम्हें पानी निकालने के लिए तुम्हें कोल की जरूरत है, कोल की जरूरत है। तो एवरीथिंग इज साइक्लिक इन नेचर। तुम्हें जैसे जैसे जरूरत बढ़ता गया वैसे वैसे खपता गया। दैट इज द बेसिक एंटायर आइडिया। तुम्हें माल प्रोड्यूस भी हो रहा है तो बेच भी पा रहे हो। मार्केट खर्च कुछ दिन के बाद वो इंडिया में बेचना चालू करा, डेवलपिंग कंट्रीज में बेचना चालू करा। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।